Students, welcome to the online platform of Akbar classes. Students, in the last class we were studying about life processes. पहला चैप्टर था आपके बायो का और किस तरह से क्यों एसेंशियल है लाइफ प्रोसेसेस, डिफरेंट तरह के लाइफ प्रोसेस आपने पढ़े हैं. एग्जांपल हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे लिविंग के और कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे लिविंग के. तो इन सब के बाद हमें शुरू करना था न्यूट्रिशन, मतलब फूड या एनर्जी हम किस तरह से लेते हैं. ठीक है, तो एज यू आर ऑल अवेयर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन टू पार्ट्स. अ पार्ट इज़ ऑफ प्लांट एंड वन पार्ट इज़ ऑफ एनिमल्स. ठीक है, तो एनिमल और प्लांट्स का हमको सेपरेट तरीके से पढ़ना है. सबसे पहले हम लोग एनिमल से स्टार्ट करेंगे और जो आज के क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द most and most important phenomenon of the earth ecosystem. आज अगर लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे, हम और आप यहाँ पर, आप वहाँ पर हैं, फ़ोन के उस पार, मैं फ़ोन के इस पार. ठीक है, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये प्रोसेस होता है. अगर ये ना हो तो लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ. ठीक है, फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन आप जानते हैं और इक्वेशन जानते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हैं. ठीक है, अभी हमको इसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ना है. ठीक है, तो बस हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो प्लीज़ ब्रिंग आउट योर कॉपी निकाल लीजिए. थोड़ी बहुत चीज़ें हम लिखेंगे एंड वी विल स्टार्ट. लिखिए ज़रा सा, लिखिए फोटोसिंथेसिस. डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ मैं आपको, बस ये फोटोसिंथेसिस is the only process that is capable of converting one form of energy into another form. ठीक है, अच्छा, फोटोसिंथेसिस के बारे में जब हम बात करते हैं तो पता बेसिक आइडिया आपको ये है कि क्या करते हैं, सनलाइट से हम लोग एनर्जी लेता है प्लांट और फिर उस एनर्जी को आगे बढ़ाता है. ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. एनर्जी तो कौन लेता है? अगर एक ठंड के दिनों में आप क्या धूप में बैठते हैं? ऑब्वियसली बैठते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए, तो आप एनर्जी नहीं ले रहे हैं. इवन यू आर कैप्चरिंग एनर्जी फ्रॉम सन, बट सो हाउ फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट. इट इज़ टेकिंग द एनर्जी एंड इट इज़ कन्वर्टिंग इट इनटू डिफरेंट फॉर्म. ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है कि एक सन से एनर्जी लेकर, आउटर स्पेस से एनर्जी लेकर उसको हमारी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. आप धूप में बैठकर ठंड के दिनों में उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं. ठीक है, तो पहली एक बात मैंने लिख लीजिए, इट इज़ द ओनली बायोलॉजिकल प्रोसेस. लिखिए, इट इज़ द ओनली बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट कैन कैप्चर एंड कन्वर्ट एनर्जी, and convert energy that originates in outer space. ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज द ओनली बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट कैन कैप्चर एंड कन्वर्ट एनर्जी दैट ओरिजिनेट्स इन आउटर स्पेस. कैप्चर आप भी करते हैं, कैप्चर मैं भी करता हूँ. कैप्चर एक लिजर्ड जो है ना, गर्मी के दिनों में वो बाहर निकलते हैं, ठंड के दिनों में बाहर निकलते हैं धूप सेकने के लिए. एक छिपकली हो या फिर एक चैमलिन हो, बाहर निकलती है, वो भी धूप ले रही है. इट इज़ कैप्चरिंग एनर्जी बट इट इज़ नॉट कन्वर्टिंग एनर्जी. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है फोटोसिंथेसिस के केस में कि एकमात्र बायोलॉजिकल प्रोसेस है. वर्ड हम ध्यान देंगे इस पे, बायोलॉजिकल पे. उसका मतलब कुछ ऐसे और डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोसेस जो सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट कर सकें. जैसे कि आजकल प्रोजेक्ट्स आए हैं कि आप सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर सकें और घर में डोमेस्टिक यूज़ में इस्तेमाल कर सकें. बहुत लोगों के घर के बाहर एक वो रहता है, स्क्रीन रहती है जो सनलाइट को कैप्चर करता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और आपके घर में बल्ब चलता है, टीवी चलता है, फ्रिज चलता है. ठीक है, बट दिस इज द ओनली बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ आउटर स्पेस इनटू यूजेबल फॉर्म. ठीक है, तो होता क्या है, सवाल यह है कि होता क्या है. इससे पहले कि इस सवाल पे जाएंगे होता क्या है, पर इस बात पे आते हैं कि फोटोसिंथेसिस करता कौन कौन है. क्या आप फोटोसिंथेसिस करते हैं? बिल्कुल नहीं. क्या आपके घर में कोई भी होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके घर में कोई फोटोसिंथेसिस करता है?
नहीं करता, आपके घर के पेड़ पौधे नहीं, ठीक है। तीन डिफरेंट, एक्चुअली दो डिफरेंट ग्रुप हैं, मैंने तीन बोला ये भी गलत नहीं है, दो डिफरेंट ग्रुप हैं जो करते हैं फोटोसिंथेसिस। एक है आपका प्लांट्स एंड इट इंक्लूड्स एल्गी टू। कहीं कहीं पे ग्रीन एल्गी अलग से लिखा रहता है, इसलिए मैंने तीन बोला था, बट यूजुअली ये दो ही ग्रुप हैं, एल्गी अलग से ग्रुप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एल्गी यूजुअली आपको क्लास 9 में भी आपने एल्गी को प्लांट सेक्शन में पढ़ा था, ठीक है। प्लांट और दूसरा एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये दो जो ग्रुप है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, ठीक है। वो प्रोसेस जो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर रहा है और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है ताकि अर्थ का इकोसिस्टम सर्वाइव कर सके। कौन से दो ग्रुप? प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। और प्लांट में ही हमने किसको इंक्लूड कर दिया? एल्गी को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो आप जैसा कि जानते हैं, एज यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट, कि जो अपना खाना मतलब ऑर्गेनिक फॉर्म में खुद से चेंज कर ले, फूड को, एनर्जी को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, उसको हम लोग ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर ऑटोट्रॉफ के डेफिनेशन को डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। यू शुड बी अवेयर कि ऑटोट्रॉफ किसको कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सनलाइट से या फिर इनऑर्गेनिक सोर्सेज से ऑर्गेनिक सोर्सेज में चीज़ों को कन्वर्ट कर सकें, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ठीक। तो प्लांट और साइनोबैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस की मदद से ऑटोट्रॉप शो कर रहे हैं, ऑटोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं, इसलिए दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स ऐसे होते हैं जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से ऑर्गेनिक फॉर्म में इनऑर्गेनिक सोर्सेज को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें एनर्जी स्टोर रहती है, ठीक है। तो यूजुअली ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए होता है और फोटोसिंथेसिस करने वाले ग्रुप हैं प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया, इसको हम लोग फोटो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे, ठीक है। अर्थ का एनर्जी का 99% जो है वो दैट इज़ फिक्स्ड बाय ऑटोट्रॉप्स। मतलब हमारे इकोसिस्टम में जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कौन कर रहा है? फोटो ऑटोट्रॉप्स कर रहा है, ऑलमोस्ट 99%। तो सवाल ये आता है कि ये 1% एनर्जी कौन फिर फिक्स कर रहा है? ये 1% एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, थर्मोएसिडोफाइल, आपने नाम सुना है, जो अपने अराउंड फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड का प्रोडक्शन नहीं करते, ऑर्गेनिक फूड का प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस के ज़रिए नहीं करते। तो कैसे करते हैं? अपने अराउंड कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, सल्फर हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, इसकी मदद से वो क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं सल्फर को, फॉस्फोरस को, किसमें? ऑर्गेनिक फॉर्म में। तो चूँकि वो लाइट की हेल्प नहीं ले रहे हैं फिर भी ऑटोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और ये अर्थ के इकोसिस्टम का 1% पार्ट फिक्स करता है, एनर्जी का पार्ट, ठीक है। फिर हम लोग वापस आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। एक बेसिक बात ये जाना कि एकमात्र बायोलॉजिकल, दिस इज द ओनली बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ आउटर स्पेस इनटू यूजेबल फॉर्म, ठीक है। ओनली बायोलॉजिकल प्रोसेस। दो फोटोसिंथेसिस, इसको करता कौन है? प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया। प्लांट्स में इंक्लूड भी हो जाता है एल्गी। और ये 99% जो आपके एनर्जी रिक्वायरमेंट है अर्थ के इकोसिस्टम की, उसको फुलफिल कर रहा है। 1% जो बच जा रहा है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने आसपास जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, फॉस्फोरस हो सकता है, वो सल्फर हो सकता है, उसकी मदद से ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फूड लेते हैं अपना, और वो लगभग 1%। एक्चुअली ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि कीमोट्रॉप्स या कीमोटोट्रॉप्स जो थर्मल वेंट्स होते हैं ओशंस के अंदर, वहाँ पाए जाते हैं, और उनके अराउंड जैसे ऑक्टोपस हैं, क्रस्टेशियंस हैं, वो अपना फूड किससे लेते हैं? कीमोटोट्रॉप्स से, ठीक है। तो 99% 1% फोटो ऑटोट्रॉप। तो इस नज़रिए से ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ये एनर्जी कैसे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है।
ठीक, तो हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ होता क्या है फोटोसिंथेसिस में। बिल्कुल आराम से सुनिए। सनलाइट से एनर्जी आती है, ठीक है, सनलाइट से एनर्जी आती है, ठीक। सनलाइट से एनर्जी जो आती है उस एनर्जी को प्लांट्स ट्रैप करते हैं, प्लांट्स ट्रैप करते हैं क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के ज़रिए, ठीक है। और इस एनर्जी की ट्रैपिंग के बाद क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं उनमें एक्साइटेशन होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, ठीक। सनलाइट से एनर्जी आ रही है, क्लोरोफिल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और उस एनर्जी को ट्रैप करके वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जाइज्ड हो चुके हैं, अब उनमें एनर्जी आ चुकी है। तब ये कहाँ जाते हैं, ये वहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीके के शुगर मॉलिक्यूल बनते हैं। वहाँ पर जो शुगर मॉलिक्यूल, चूँकि आफ्टर ऑल इट इज़ ए कार्बोहाइड्रेट, तो ये क्या कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। उन कोवेलेंट बॉन्ड्स में ये इलेक्ट्रॉन जाकर मिल जाते, कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं वहाँ उन शुगर मॉलिक्यूल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स, और वहाँ पे एनर्जी स्टोर करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए मैं आपको रिपीट करता हूँ फिर से कि लाइट एनर्जी आ रही है सनलाइट से, ठीक है, जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जाइज्ड कर दे रही है। ये एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स शुगर मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जहाँ पे एनर्जी स्टोर रहती है, ठीक, एनर्जी स्टोर हो गई शुगर मॉलिक्यूल में। अब आप क्या करते हैं, जब आप इसको खाते हैं, रेस्पिरेशन के ज़रिए जो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ से एनर्जी का रिलीज़ होता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, सनलाइट से एनर्जी आ रही है, कैप्चर हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए, और ये एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और उसके बाद का जो प्रोसेस है, जो आपने एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं, उसके बाद का प्रोसेस है आप उसको खा रहे हैं, आपके पेट में जा रहा है, फिर आप क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जिसके बाद वो फिर एनर्जी वो रिलीज़ हो रही है। तो हमारा मकसद इस लेवल पे अभी यहाँ तक जानना है कि किस तरह से एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं, शुगर, डिफरेंट तरीके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छा सवाल ये आ सकता है कि जो एनर्जी स्टोर हो रही है कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म्स में शुगर मॉलिक्यूल में, वो कब तक रह सकती है, ठीक है, वो कब तक स्टोर रह सकती है। तो इसके लिए एक बहुत ही मैं आपको इंटरेस्टिंग डाटा देता हूँ कि ये मोर देन 200 मिलियन ईयर्स तक रह सकती है। आपको अगर यकीन करना मुश्किल हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। आपके घर में आप जो फ्यूल जलाते हैं, लकड़ी, ठीक है, एनर्जी निकल रही है उससे, या फिर जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं जो फॉसिल फ्यूल से आ रहे हैं, फॉसिल फ्यूल मतलब जो प्लांट्स के, खासकर प्लांट्स के जो रिमेनिंग्स हैं उनसे जो आ रहे हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो एनर्जी जो फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो एनर्जी आज से 200 मिलियन ईयर्स अगो, जब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो स्टोर हो गई थी कोवेलेंट बॉन्ड में, उस एनर्जी को आज आप बर्न कर रहे हैं और उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ आपको एक इंस्टिंक्ट पे, एक मोमेंट पे सिर्फ आपकी एनर्जी नीड्स को, खाने की एनर्जी नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है, ये आपकी फ्यूल की जो एनर्जी नीड्स हैं, जो आप घर जल रहा है, आपका बल्ब जल रहा है, एंड एवरीथिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं, सारी चीज़ों को कहाँ से कंप्लीट हो रहा है, कौन पूरा कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। तो इस वजह से, इस नज़रिए से फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है। तो अब सोचो, अब एनर्जी आई कहाँ से, आपके सन में फिजन हो रहा है जिससे लाइट बन रहा है, फिर लाइट रेज वहाँ से आ रहे हैं, एनर्जी कैरी करते हुए लाइट रेज वहाँ से आ रहे हैं, लाइट रेज आ रहे हैं, प्लांट ट्रैप कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है और एनर्जी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन क्या बात यहीं ख़त्म हो जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर एक बकरी खाती है उस प्लांट को और उस बकरी को खा जाता है, वुल्फ खा जाता है, ठीक है। तो एनर्जी एक बार प्लांट में आने के बाद जो एनर्जी का डिफरेंट लेवल पर ट्रांसफ़र होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन, जिसके बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक है। तो सोचिए, अगर आपके अंदर आपको लाइक द एनर्जी यू आर यूजिंग राइट नाउ, आप बैठ रहे हैं तब भी एनर्जी, बैठे हुए हैं तब भी एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ खड़े होकर तब भी एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। तो सारे के सारे का सोर्सेज कहाँ हैं? वो न्यूक्लियर फिजन जो कहाँ हो रहा है, सन में हो रहा है, वहाँ से यहाँ प्लांट्स तक, प्लांट्स कन्वर्ट कर रहे हैं, आप और हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन प्लांट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारा का सारा वो हमें दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया था और एक सिग्निफिकेंस था कि कितना अहम कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। और
फोटोसिंथेसिस के बाद जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो कैसे फूड चेन के ज़रिए एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ओके, कुछ नोट करने के लिए तो अब नोट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, फोटोसिंथेसिस आप पढ़ चुके हैं। आपको मैं कहूँगा रिएक्शन लिखिए, तो आप रिएक्शन लिख दीजिएगा। चलिए आप अपनी कॉपी निकालिए, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखिए। CO2 H2O C6H12O6 प्लस O2, बैलेंस आप कर लीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स। ठीक, लेकिन ये हमारी नज़रों का सबसे बड़ा धोखा है अगर हमको लगता है कि बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये। एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द रिएक्शन दैट वी आर राइटिंग राइट नाउ इज़ डिसेप्टिवली सिंपल। आपको दिखने में बड़ा आसान लग रहा है, ये ऐसा है नहीं। एक्चुअली दिस इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे बीच में सब प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो टूटते हैं, नए बनते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, जिसके बारे में हमको डिटेल्स में जानना है, लेकिन हमने इसको सिंपल तरीके से इस तरह से लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, शुगर बन रहा है जिसको जो कॉमन है ग्लूकोज। ठीक, इसी को आप एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। एक्चुअली एक बात यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि सीधे शुगर नहीं बनता है, तो बनता क्या है। एक्चुअली एक कुछ सिंपलर यूनिट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, GA3P, कहीं आप लिखा हुआ देखेंगे। ये कुछ यूनिट्स बनते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के यूनिट बनते हैं। ये मिलकर डिफरेंट तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। आप अगर आप एक प्लांट है उसमें आपको फ्रुक्टोज मिल सकता है, सुक्रोज मिल सकता है, ग्लूकोज मिल सकता है, डिफरेंट तरह के, मोर देन 12 टाइप ऑफ, 1 दर्जन से ज़्यादा तरह के कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो वो कौन बना रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट GA3P। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, मैं इसको आपको लिखाता हूँ। इसको नोट, GA3P। ठीक है, ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये एक सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो बन रहा है किस फोटोसिंथेसिस में, और ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट नंबर में ऐड होकर नए कार्बोहाइड्रेट्स को बनाता है। जैसे कि आप 2 GA3P के मॉलिक्यूल मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं जो कि सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो हमको एक्चुअली ग्लूकोज के बारे में जानना है, और ये GA3P क्या करता है, डिफरेंट नंबर्स में अटैच होकर फ्रुक्टोज, सुक्रोज, अलग अलग तरह की चीज़ों को बनाता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक आइडिया है, एक बेसिक इक्वेशन है जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक, क्लास 10 की किताब में आप देखिएगा कि H2O लिखा हुआ है, H2O लिखा हुआ है। एक्चुअली केमिस्ट्री के नज़रिए से देखें तो हम प्रोडक्ट उसी को कहेंगे जब कोई नई चीज़ का फॉर्मेशन होता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर आप H2O ऐड करें ना करें, इस इक्वेशन के स्ट्रक्चर में चेंज आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए H2O को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखता है वो। 12 आप इसको बैलेंस कीजिएगा तो पता चलेगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स 12 वाटर मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, फिर बाद में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जा रहा है। ठीक है, वो चूँकि आपके प्रोडक्ट साइड में भी एक वाटर का मॉलिक्यूल है और आपके जो प्रोडक्ट साइड है, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी है, दोनों सेम है, तो हम उस H2O को हम प्रोडक्ट मानकर नहीं चलते हैं। ठीक है, और इस ओवरऑल इक्वेशन में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बट आप चाहें तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तब भी सही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस का हमने एक बेसिक आइडिया लिया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हमने देखा कि 3 अलग अलग ग्रुप्स में हो रहा है, पर्टिकुलरली 2 ग्रुप्स में, प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, हमारा जो क्लास 10 का सेक्शन है उसमें हमको ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कैसे हो रहा है।
ठीक है, तो हमारा अगला वही टॉपिक है जिसको हम लिखेंगे कि फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। प्लीज राइट इट डाउन। क्या 20 मिनट बाद दिख रहा है नीचे ला। चलिए ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, इससे पहले कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, हमारा कंसर्न ये है कि आखिर कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लिख सकते हैं छोटा सा हेडिंग डाल के कि द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ठीक, आप जैसा कि जानते हैं कि ग्रीन कलर के जो होंगे पार्ट उसी में होंगे, उसी में फोटोसिंथेसिस होगा। तो यूजुअली ग्रीन क्या होता है, लीव्स होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है। लीव्स कई डिफरेंट लेयर्स का बना होता है, सिंगल लेयर का नहीं होता, कई डिफरेंट लेयर्स का होता है। उसमें लीव में एक मिडिल लेयर होता है जिसको हम लोग मीजोफिल बोलते हैं। लीव कई डिफरेंट लेयर्स का बना होता है जिसमें से एक मिडिल लेयर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीजोफिल। इस मीजोफिल के सिग्निफिकेंस को हम समझेंगे बाद में। ठीक है, बस हम याद रखेंगे कि मीजोफिल एक लेयर होता है। ठीक, और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, मीजोफिलिक लेयर होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, उस लेयर में जो सेल्स प्रेजेंट है वहाँ पे होता है। कैसे होता है बाद में देखते हैं आगे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो हम समझ रहे हैं कि लीव्स में हो रहा है, चूँकि ग्रीन है और लीव्स के कई लेयर हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर लेयर कौन सा है, मीजोफिल, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। दूसरी बात, आप अगर लीव्स जान रहे हैं तो आप स्टोमेटा जान रहे हैं, आपने स्टोमेटा पढ़ा है। स्टोमेटा सिंपल होल्स हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है और वाटर का भी ट्रांसपिरेशन के केस में होता है। ठीक है, एंड यूजुअली इट इज़ सराउंडेड बाय गार्ड सेल। गार्ड सेल से सराउंड होता है जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। और ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस बात पर बेस्ड होती है कि वाटर का जो प्रेशर का लेवल गार्ड सेल में कितना है, कम है या ज़्यादा है। ठीक है, जो स्टोमेटा होता है यूजुअली लोअर लेयर ऑफ प्लांट्स में पाया जाता है। लीव्स में हमने क्या बात की, स्टोमेटा ऐसे पोर्स हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं किसके, वाटर के और गैस के एक्सचेंज को। वाटर का एक्सचेंज मतलब ट्रांसपिरेशन इज़ अ नेसेसरी एविल, एक ये टर्म है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा शायद, कि बहुत ज़रूरी भी है और बहुत नुकसान भी पहुंचाता है। 99% तक वाटर जो आप एब्जॉर्ब कर रहा है एक प्लांट, वो उसके ट्रांसपिरेशन के ज़रिए बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे प्लांट्स बहुत सारी तरह की मैकेनिज्म डेवलप करते हैं जिससे ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो, ताकि प्लांट को वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए मेहनत कम करनी पड़े। तो उन जो मैकेनिज्म अपना रहे हैं उनमें से एक मैकेनिज्म ये है कि चूँकि सनलाइट में ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाता है, ये आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो स्टोमेटा यूजुअली क्या होता है, नंबर ऑफ स्टोमेटा जो लोअर लेयर ऑफ लीफ है वहाँ पे ज़्यादा होता है। क्यों, ताकि सन लाइट डायरेक्ट ना पड़े और ट्रांसपिरेशन का रेट क्या रहे, कंट्रोल रहे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फोटोसिंथेसिस, अब हमने मीजोफिल लेयर की बात की थी। ठीक है, मीजोफिल लेयर में ही क्यों होता है, मीजोफिल लेयर में एक खास के जो सेल होते हैं, मीजोफिल लेयर में जो सेल होते हैं उनमें एक ख़ास तरह का जो सेल ऑर्गेनल है वो पाया जाता है ज़्यादा नंबर्स में, वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अब आखिर क्लोरोप्लास्ट में क्या है कि उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फिर वापस चलते हैं, मीजोफिल में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्यों, क्योंकि मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट है और मीजोफिल का लेयर मिडिल लेयर है किसका, लीफ का। स्टोमेटा जो लीफ के लोअर लेयर में पाया जाता है। ऐसा अब क्या है क्लोरोप्लास्ट में जो इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, इसको जानने से पहले क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, क्लास 10 के एनसीईआरटी में लीफ का लेयर्स बने हुए हैं, आप एनसीईआरटी का निकाल के बैठे हैं तो आप देख सकते हैं उसको। लीफ के लेयर्स बने हुए हैं जिसमें एक मीजोफिल सेल्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, स्टोमेटा भी दिया हुआ है। तो पहला आपका काम यह है कि उस लेयर को ड्रॉ करना है और
सबमिट करना है आपको फ़ोटो खींचकर अपने ग्रुप में। दूसरा ये कि आप क्लोरोप्लास्ट क्लास 9th में सेल चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, आपको उसको ड्रॉ करना है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है और उसको आपको ग्रुप में सबमिट करना है, ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले रहे हैं तो आपको, अगर आपके सामने हो तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा समझना, मैं आपको कुछ बातें कहूँगा, ठीक है। तो ज़रा सा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पे आते हैं, मैं आपको ज़रा सा याद दिला दूँ, अगर आप भूल गए हों, उम्मीद है आप भूल गए होंगे ज़्यादातर लोग। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, 2 डिफरेंट मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप स्ट्रक्चर आप देखिएगा, आपको अगर याद आए तो कुछ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर स्टैक में लगे हुए होते हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। वो जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग थाइलेक्वाइड बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? थाइलेक्वाइड। आप ड्रॉ कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। वो थाइलेक्वाइड जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, किसके अंदर ही? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेक्वाइड एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, कॉइन लाइक होता है, स्टैक में रहता है एक दूसरे के ऊपर, जैसे सिक्के रखे होते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं सिक्के रखे होते हैं, उस तरह से रखा होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या है कि ये जो स्टैक है थाइलेक्वाइड का, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनम या फिर ग्राना, प्लूरल, ग्रैनम या ग्राना। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर थाइलेक्वाइड्स होते हैं जो कॉइन के फॉर्म में स्टैक होते हैं, कुछ ऐसे सिक्के। ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स हैं दे आर थाइलेक्वाइड्स, और जो कंप्लीट जो स्टैक है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनम, ठीक। ये आप जो थाइलेक्वाइड, इंडिविजुअल थाइलेक्वाइड देख रहे हैं, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और थाइलेक्वाइड के अंदर अगर हम एक थाइलेक्वाइड को लें, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक स्पेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। अभी ये स्पेस और ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं हम नहीं उस पर जा रहे हैं, बस मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को, ठीक है। थाइलेक्वाइड है, थाइलेक्वाइड के अंदर जो स्पेस है वो ल्यूमेन है, लेकिन यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट थाइलेक्वाइड का ल्यूमेन नहीं है, जो थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? वो जो थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है एक खास तरह का पिगमेंट कंटेन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। वही क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर देता है, वही क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर देता है, ठीक है। और वही क्लोरोफिल जो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है। बात समझ में आ रही है? कितनी सारी चीज़ें कि अगर हम प्लांट पे बात जाएं, प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, एक जनरल सा हमने इक्वेशन लिख लिया, बट दैट इज़ नॉट सिंपल, इट इज़ ए मल्टी स्टेप इक्वेशन, रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में होता है, ठीक है। अब होता कहाँ पे है? प्लांट्स के लीव्स में यूजुअली, ठीक है। लीव्स में एक जो मिडिल लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोफिल, जिसमें जो सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की जब स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सेमी ऑटोनमस होता है, इसका नेचर आप जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, डबल मेम्ब्रेन होता है। हम जब एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का तो पता चलता है कि उसके अंदर कुछ कॉइन जैसे स्टैक, मतलब सिक्कों का जो है ढेर लगा हुआ है, स्टैक लगा हुआ है। तो ये जो इंडिविजुअल कॉइन्स हैं, इंडिविजुअल ये स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम लोग थाइलेक्वाइड कहते हैं। और जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जो स्टैक खड़ा हो रहा है, उसको हम ग्रैनम कहते हैं। आफ्टर दैट वी वी स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ थाइलेक्वाइड। हमने ये देखा कि थाइलेक्वाइड भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो स्पेस है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। बट ट्विस्ट ये है कि हमारा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इसकी लेयर, जो लेयर जिसने थाइलेक्वाइड को घेरा हुआ है, इसमें एक खास पिगमेंट पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, दैट एब्जॉर्ब्स द सनलाइट। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अब ये सारा गेम चलता कैसे है, कैसे आगे प्रोसेस करता है, इसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। पर उससे पहले आपको जो मैंने होमवर्क दिया उसको आप कीजिए कंप्लीट। जो लेयर है लीफ का उसको आप ड्रॉ कर लीजिए और आप ड्रॉ कीजिए क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।